हेलो स्टूडेंट, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम को देख करके पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे 2 और 4 मार्क्स दोनों में आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जिसके आने के चांसेस हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन जो हो सकता है वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द इमरजेंसी ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ठीक है, तो आपके भारत में जब 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी तो इसका जो इम्पैक्ट है न्यूज़पेपर्स एंड जो मैगजीन्स थी आपकी, इस पर क्या रहा, ये पूछा गया। तो पहली चीज़ इसमें जो कर दी गई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी थी और जो फ्रीडम थी किसकी, प्रेस की, उसको सस्पेंड कर दिया गया था एक तरीके से। यानी कि इनको, यानी कि जो न्यूज़पेपर है या फिर जो मीडिया है उसको कुछ भी खबर दिखाने से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी तरीके की एक प्रेस सेंसरशिप लागू करी गई थी। ठीक है, तो यही चीज़ कर दी गई थी। और इसके तुरंत बाद क्या कर दिया गया था कि जितनी भी मतलब जो न्यूज़पेपर वाले जो ऑफिसेस थे उनके अगले दिन ही, जिस दिन इमरजेंसी लगने वाली थी उसके बाद से ही क्या कर दिया, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी। ठीक है, और ये भी कह दिया गया जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि न्यूज़पेपर वर फोर्स टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर ऑल मटेरियल टू बी पब्लिश्ड। यानी कि सब कुछ, आपको कुछ भी जो छापना है आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे भाई, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे उस समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस है और जो स्टेट्समैन है, ये न्यूज़पेपर्स थे, इन लोगों ने मतलब अपने जब अखबार ये लोग छापते थे तो कुछ जगहों को खाली छोड़ देते थे। इसके साथ साथ क्या था, एक और था जो सेमिनार और मेन स्ट्रीम थे। ये 2 मैगजीन थी जिन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से क्लोज़ कर लिया था, कि बंद कर लिया था कि अब हमें कुछ छपाई वपाई ही नहीं करनी है। तो यही एक आपका इम्पैक्ट देखने को मिला था। एक नहीं, 3-4 इम्पैक्ट हो गए आपके, जो कि न्यूज़पेपर्स पर और मैगजीन्स पर देखने को मिले थे। कब, ये इमरजेंसी के समय में। ठीक है, तो चलिए, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके भारत में पहली बार जो लॉकडाउन लगा था, सॉरी इमरजेंसी लगाई गई थी, वो कब लगाई गई थी। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय सिंडिकेट्स इन दी कांग्रेस पार्टी। यानी कि जो सिंडिकेट है इसका क्या रोल था, ये हमें पता करना है। तो सिंडिकेट आपको पता ही क्या था, ये तो ग्रुप ऑफ पावरफुल लीडर्स था इन कांग्रेस पार्टी। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसके भीतर ही कुछ पावरफुल नेताओं का जो ग्रुप था वो क्या कहलाया था, आपका सिंडिकेट कहलाया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में जिसकी भी अगर महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है तो वो कौन है, आपकी ये सिंडिकेट है। ठीक है, यानी कि सिंडिकेट्स के जितने भी मेंबर्स वगैरह थे पावरफुल थे एक तरीके से, कि के कामराज जो थे या अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने मतलब ये भी इसी सिंडिकेट में थे। इनकी मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी उस समय जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। जैसे कि इसमें लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री एंड लेटर इंदिरा गांधी वर मेड प्राइम मिनिस्टर विद द सपोर्ट रिसीव बाय सिंडिकेट। तो लाल बहादुर शास्त्री का भी और इंदिरा गांधी का भी। ठीक है, तो इनको जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो किसके सपोर्ट के द्वारा बनाया गया था, सिंडिकेट के द्वारा। तो आई रिपीट कि सिंडिकेट क्या है, आपका पावरफुल लीडर्स है इन कांग्रेस पार्टी। यानी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही पावरफुल नेताओं का जो ग्रुप था वो क्या कहलाया, आपका सिंडिकेट कहलाया था। ठीक है, और यही सिंडिकेट जो है आपका बाद में कांग्रेस ओ में चला गया था। और कांग्रेस की जो अपनी पार्टी थी कांग्रेस आर, वो इंदिरा गांधी की थी, वो अलग स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस के भीतर से। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो 2 भागों में बट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ठीक है, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपका, तो आप 2 नंबर में ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए, नीति आयोग यानी कि नीति की फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट में। ठीक है, अब चलिए इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊँ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो भी 2 चीज़ें हैं, इसका जो प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, ये काम किसका है, ये काम आपका आएगा इसमें यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये जो नीति आयोग है आपका एक तरीके से कैसा काम करता है, ये थिंक टैंक का काम करता है कि हमें जो नेशनल सिक्योरिटी लेकर के आनी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर के आनी है, तो ये सब कौन लेके आएगा, आपका नीति आयोग ही लाएगा। ठीक है, लेकिन ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है आपका। ठीक है, और इसका एक और है कि इसने बॉटम अप अप्रोच जो था जिसने अडॉप्ट किया था, इसके तहत क्या करा गया था कि नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पता ही आपको, यानी कि फेडरलिज्म आपके संघवाद को कहते हैं। यहाँ पर 2 सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो यहाँ पर क्या था कि फेडरलिज्म एज इट इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। यानी कि इसमें क्या करा गया था, जब इन लोगों ने ये नीति अपनाई थी, इसके कहने का मतलब ये था कि आपके एक भारत को बनाने में सभी राज्यों की भूमिका है, तो सभी को हम इक्वल पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। इसी के तहत इसमें आता है आपका जो ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी आपका जो मुद्दा है अगर उस पर बात विचार करना है, कोई भी फैसला लेना, तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी, मतलब जितनी भी स्टेट्स वगैरह हैं उनसे भी पूछा जाएगा। इस तरीके की ये बॉटम अप अप्रोच आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गए इसमें ऑब्जेक्टिव। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे।
अगला क्वेश्चन क्या आपका कि व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1977 इलेक्शन, यानी कि 1977 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद से कौन कौन से में चेंजेस देखने को मिलते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। देखिए, पहली बात तो यह ध्यान रखना कि कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐसी एक पार्टी हुई थी जो कि हारी थी, तो 1977 में हारी थी। ठीक है, पहली बार अगर हारी गई थी, बहुत बुरी तरीके से हारी थी, तो 1977 में ही हारी थी। ठीक है, और उस समय इसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया था कैसे, एक सोशलिस्ट और एक प्रो पुअर पार्टी के रूप में किया था। यानी कि मतलब गरीबों के लिए बहुत सारे मतलब जो योजनाएं वगैरह चलाई गई थी, इंदिरा गांधी ने चलाई थी उस समय, जैसे गरीबी हटाओ का जो नारा था, इसके बाद ही दिया गया है आपका। ठीक है, और इसके अलावा क्या था कि इस समय जो चेंज आया था वो आया था आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, इनके लिए मतलब एक तरीके से मूवमेंट चलाया गया था कि इनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो वो जनता पार्टी की सरकार लेके आई थी मंडल कमीशन के द्वारा। तो एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा, मास मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट बिकम कॉमन इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो उस समय क्या हो गए थे, 77 के बाद क्या हो गया था, बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होते थे, प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते थे। ठीक है, किन किन चीज़ों पर, कास्ट पे, रिलीजन पे, रीजनल आइडेंटिटी पे। रीजनल आइडेंटिटी का मतलब कि जैसे कि हम लोग मिज़ोरम के लोग हैं, हम नागालैंड के लोग हैं। रिलीजन का मतलब धर्म के नाम पर आपको अगर मतलब आरक्षण चाहिए, कास्ट के नाम पर आरक्षण चाहिए। तो इस तरीके के मास मूवमेंट उस समय बहुत चलाए गए थे। कब, 77 के बाद की राजनीति में। तो ये 3 चेंजेस आप लिख सकते हैं पूरे के पूरे किसमें, कि व्हाट आर द चेंजेस दैट अकॉर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1977 इलेक्शंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि डिस्क्राइब द प्रोविज़न ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि आपका जो प्रावधान बताना है कि इसका भारतीय जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंडिया में उसका। तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर अंडर द आर्टिकल 352, यानी कि आर्टिकल नंबर कौन सा आपका, ये 352 है। इसी के ज़रिए हमारे भारत में पहला आपातकाल लगाया गया था। वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिवेलियन। ठीक है, और से उस समय तो जो लगाया गया था वो इस वजह से लगाया गया था क्योंकि भारत में जितने भी मतलब नेता वगैरह थे या फिर जो एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति सी बन गई थी। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे भारत में पहली बार आपातकाल लगाया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, और लगाया किसने था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए। और दूसरा इसमें है कि द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस दैट वर यूज टू डिक्लेयर इमरजेंसी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि अशांति। कैसी अशांति, देश के भीतर ही इतनी अशांति हो गई थी जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई थी 1975 में। और वॉज रिप्लेस बाय द टर्म आर्म रिबेलियन इन 1978 सो दैट इट मे नॉट बी मिसयूज अगेन। बाद में इसको चेंज कर दिया गया था कि मतलब आप सिर्फ इस चीज़ पे तो आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बाद में चेंज हुआ है, लेकिन अभी ये बताया गया है कि डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो उस समय जो लगा था वो आप ये बताएंगे सिर्फ। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि क्रिटिकली एग्जामिन द कंसिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार आता है ये। ठीक है, हमेशा मतलब सोवियत यूनियन के बारे में पूछ लिया जाता है कि आखिर वो डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, फिर उसके कंसिक्वेंस कैसे हुए। तो मैंने अभी क्वेश्चन लिया आपका कौन सा वाला, कंसिक्वेंस वाला, यानी कि उसके आपके जो परिणाम है वो क्या क्या देखने को मिले सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने पर या फिर डिसइंटीग्रेट होने पर। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम मिनिमम 6 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। तो चलिए मैं आपको एकदम आसान शब्द में समझाऊंगा। पहला आपका जो कंसिक्वेंस आया वो ये आया का द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसा कि आपको पता है कि जो कोल्ड वॉर था आपका वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था। अब यूएसएसआर जब आपका ख़त्म ही हो गया तो अपने आप ही युद्ध खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है भाई, यानी बताना क्या है कि द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका कि जब पता चला कि यूएसए और यूएसआर के बीच का युद्ध है और एक बंदा ख़त्म हो गया तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही ये हो जाएगा कि सुपर पावर कौन होगा, आपका यूएसए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अकेला यही बच गया। तो दूसरा कंसिक्वेंस क्या देखने को मिला कि यूएसए कॉल्ड सुपर पावर। ठीक है, और इसका जो डोमिनेंस है वो सभी मतलब पूरे के पूरे विश्व पर देखा जाने लग गया और इकलौता ये माना गया कि यही है जो है अभी के समय में। ठीक है, थर्ड कॉन्सिक्वेंस है आपका कि जो वर्ल्ड बैंक है और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन लोगों ने मतलब एक तरीके से ये लोग एक्टिव हो गए और इन लोगों ने मतलब जो भी देश वगैरह थे उनको पैसे वगैरह दिए ताकि वो सभी अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर सके। जैसे कि सोवियत यूनियन में आपने शॉक थेरेपी पढ़ी होगी, तो ये शॉक थेरेपी इन्हीं दो की वजह से आई थी। ठीक है, तो तीसरा कॉन्सिक्वेंस आपका ये हो गया। चौथा आया मैनी न्यू कंट्रीज। देखिए जो आपका सोवियत यूनियन था बहुत सारे गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था। तो जैसे ही आपका कोलैप्स हुआ तो उसकी वजह से क्या होगी, बहुत सारी नई नई कंट्री जो है वो क्या होगी, आपकी डेवलप हो गई है। फिर मतलब कि एक तरीके से नई नई जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है वो अपने आप का उन्होंने नाम बनाया और अपना
आगे आए, किससे अलग होकर, सोवियत यूनियन से अलग होकर, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा कि जो बाल्टिक स्टेट्स थे हमारे, जिसमें इस्तोनिया, लिथुआनिया, लताविया थे, इन लोगों ने यूरोपीय यूनियन को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। देखिए यूरोपीय यूनियन क्या था आपका, स्टार्टिंग में यूरोपीय यूनियन में मतलब आपके जो पश्चिम के देश थे वो ज्वाइन थे, ठीक है। और ये वाले देश किस तरफ थे भाई, के यूएसएसआर की तरफ थे, ठीक है। तो यूएसएसआर जैसे ही आपका डिसइंटीग्रेट होता है, ये जो बाल्टिक क्षेत्र वाले देश थे, इन लोगों ने क्या ज्वाइन कर लिया, आपका यूएनए ज्वाइन कर लिया। और बाद में ये लोग किसके मेंबर बन गए, नाटो के। तो नाटो आपको पता ही है किसका है, नाटो जो है आपका वो अमेरिका का एक क्या है, आपका मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। तो इन सभी कंट्रीज ने जो यहाँ पे नाम लिखे हुए एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, ये सब ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया और नाटो को भी बाद में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो 5 कंसिक्वेंस हो गए। छठा आपका ये आया कि जैसे कि आपको पता है कि जब ये कोल्ड वॉर जो चल रहा था दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की अपनी अपनी क्या थी, इकोनॉमी थी। एक की सोशलिस्ट थी तो एक की कम्युनिस्ट थी, ठीक है। तो जैसे ही पता चला कि यूएसएसआर आपका क्या ख़त्म हो गया, तो इसकी जो इकोनॉमी है वो भी आपकी कोलैप्स हो गई और एक तरीके से यूएस हेजेमनी देखी जाने लगी और कैपिटलिज्म का हो गया एक तरीके से विनर, मतलब घोषित करा दिया गया। और एक तरीके से सोशलिज्म को क्या डिक्लेयर कर दिया भाई, हमने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये आपके 6 कॉन्सिक्वेंस थे। आपको बस ये 6 कॉन्सिक्वेंस एकदम अच्छे तरीके से बताने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने अपने आसान शब्दों में आपको क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। और ये पे 6 के 6 नंबर पूरे आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन अगर ये आता है 6 नंबर में तो आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को आता बहुत कुछ है लेकिन उसका लिखने का तरीका उनको नहीं पता होता। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये जो लिखा है, अगर आप ऐसा ही लिखते हैं तो 6 नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर विद स्पेशल रेफरेंस टू पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ठीक है। ये बताया गया, पूछा गया इसमें कि आखिर जो पेरेस्ट्रोइका था और ग्लासनोस्ट था, ये 2 नीतियाँ थी जो मिखाइल गोर्बाचेव लेकर आए थे, इनकी वजह से आखिर मतलब ये रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट में। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया ना, एक तो उसका कॉन्सिक्वेंस पूछेगा या तो इसका मतलब ये डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ। तो इसमें डिसइंटीग्रेट पूछा गया कि आपका जो यूएसएसआर है या फिर जो सोवियत संघ है आपका, वो डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ। रेफरेंस क्या देना है, पेरेस्ट्रोइका का और ग्लासनोस्ट का। तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब आपको पता ही है कि पेरेस्ट्रोइका का मतलब रिस्ट्रक्चरिंग होता है और ग्लासनोस्ट का मतलब ओपननेस होता है। 2 नीतियाँ थी जो मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाई गई थी। अब इन्हीं को लेकर के, इन्हीं का रेफरेंस लेकर के हमें ये बताना है कि जो सोवियत संघ है आपका वो आखिर कोलैप्स कैसे हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब पहला पॉइंट आपका कि लेक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। देखिए सोवियत संघ के तबाह होने में सबसे बड़ा जो दिखाया जाता है, मतलब बड़ा फैक्टर, तो वो जाता है आपका लेक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। वहाँ पर कोई बढ़िया सा लीडर करने वाला बंदा नहीं था, ठीक है। देखिए कोई भी जो देश होता है वो आगे इसीलिए बढ़ पाता है जब उसका कोई लीडर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो प्रॉपर मतलब एक तरह से लीडरशिप वाले बंदे थे जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखी गई थी कि यूएसएसआर जो आपका फॉल हुआ था उसका पीछे जो कारण देखा गया, पहला कारण वो क्या देखा गया आपका कि लेक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। किसी के बीच में लीडरशिप नहीं थी, बहुत ही मतलब एक तरीके से जो पार्टियाँ थी वो ख़राब हो गई थी, गवर्नमेंट एक तरीके से करप्ट हो गई थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका कि गोर्बाचेव की जो पॉलिसी थी इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। जो इन्होंने 2 मतलब पॉलिसीज़ अपनाई थी, पेरेस्ट्रोइका ने रीस्ट्रक्चर करना हमें और ओपननेस लाना है, ठीक है। तो ये 2 नीतियाँ कुछ भी नहीं कर पाई आपका, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हो गया, उनकी इकोनॉमी और ख़राब हो गई। इसके अलावा क्या हुआ कि बहुत सारे जो सोवियत यूनियन के बंदे थे उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसको, यूएसए को और वेस्टर्न कंट्री को। अब खुद ही सोचिए कोई ऐसा देश है और उस देश के नागरिक किसी दूसरे देश को सपोर्ट करे तो वो देश तो टूट ही जाएगा ना। तो वही चीज़ कहाँ पे देखने को मिली, आपके सोवियत यूनियन में देखने को मिली थी। उसके बाद है कि नो एफर्ट वाज एवर मेड टू क्रिएट अ सोशलिस्ट ह्यूमन बीइंग एंड अ सोशलिस्ट कल्चर, ठीक है। इसके अलावा क्या किया, लोगों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया था कि मतलब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका देश आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है। देखिए जब आपका भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के कुछ सालों बाद कुछ राज्य ऐसे थे जो चाहते थे कि उनकी भाषा के आधार पर उनका नाम रखा जाए, ठीक है। तो यही है आपका वो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये जो आवाज़ थी सिर्फ आंध्र प्रदेश ने उठाई थी और वहाँ के एक नेता थे जिन्होंने भूख हड़ताल करी थी कि हमारे मतलब जो राज्य का नाम है हमारी भाषा के आधार पर रखिए, और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर ये जो आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ब्रीफ हो गया था, बढ़ गया था और एक तरीके से सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। तो फाइनली
सरकार ने सोचा कि चलिए ठीक है, हमें लोगों की बात मान लेनी चाहिए, और उसके बाद ही क्या किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, देखिए इसको अपॉइंट करने से पहले जो सरकार था उसके मन में डर ये था कि जो हमारा नया नया राज्य है, फिर जो नया नया देश है, अगर हम भाषा के आधार पर उनका नाम रखेंगे तो वो जो देश होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बट जाएगा। होता है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर 5 तरीके के लोग हैं, 5 तरीके अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो होता है कि देश आपका बंटने का चांस होता है। तो वही वाली बात थी यहाँ पर, जब आपका भारत आपका नया आज़ाद हुआ था, लेकिन फाइनली जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको मान लिया और अपॉइंट किया 1953 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि गवर्नमेंट जो थी, यानी कि जो आपका एसआरसी था, यानी कि एसआरसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका काम ये था कि जितनी भी बाउंड्रीज वगैरह हैं उसको ये रीअरेंज करे। रीअरेंज का मतलब कि मान लीजिए आपका बिहार है, इस बिहार में जहाँ जो यहाँ पर भाषा बोली जाती है उस भाषा के आधार पर ये चेक करेगा कि ये जो भाषा है कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है, और उसके हिसाब से उसकी बाउंड्री को वो फिक्स करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। और इसी तरीके से इसने क्या किया, काम अपना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये जो रिकमेंडेशन आ रही थी वो किस बेस पर थी, आपके लैंग्वेज बेस पे। ठीक है, तो वहाँ पर भाषा ही देखी जा रही थी, जाति वाति नहीं देखी जा रही थी। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए 1956 का समय आता है, और 1956 में फाइनली ये जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसका एक्ट आ जाता है, और उस समय ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को मंजूरी दे देता है। ठीक है, तो 1956 में अगर भारत में पूछा जाता है कि कितने राज्य थे, तो वो थे आपके 14, और कितनी टेरिटरीज थी, तो वो थी आपकी 6। ठीक है, तो काम इसका यही था, और यही था मतलब एक तरीके से। और फिर धीरे धीरे इसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया, और उसके बाद जैसे कि आज के समय में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये इसी का कार्य होता है आपका। ठीक है, तो ये फाइनली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इसका आंसर जो लिखना है आपको इसी हिसाब से लिखना है। 6 पॉइंट में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द एनडीए थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, डेवलपमेंट पूछा गया, मेजर डेवलपमेंट किसके द्वारा भाई, ये भारतीय राजनीति में एनडीए थर्ड और फोर्थ कह रहा। अब एनडीए क्या है, एनडीए की जो फुल फॉर्म है आपकी वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, ये जो है आपका ये भारतीय जनता पार्टी का एक कॉलिशन, मतलब कॉलिशन है जिसको हम एनडीए कहते हैं। ऐसी आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसका आपका यूपीए है। तो ये दो भारत में मतलब एक तरीके से अलायंस जाने जाते हैं, बड़े बड़े नाम, यानी कि एनडीए और यूपीए। अब देखिए एनडीए थर्ड कब आया था, एनडीए जो थर्ड है आपका वो बीजेपी लीड करी थी इसको 2014 में, यानी कि 2014 में जो सरकार जीती थी वो कौन से जीती थी आपकी, वो एनडीए की सरकार जीती थी। ठीक है, तो थर्ड वाला तो आपका ये हो जाएगा, और जो एनडीए फोर्थ बनेगा आपका वो कौन सा बनेगा, आपका 2019 वाला जो इलेक्शन हो गया वो बनेगा। ठीक है, तो वैसे 2014 में जब सरकार जीती थी तो उसको बोला गया था सरप्लस मेजोरिटी कोलिशन, और जो 2019 में ये जो जीती थी उसमें ये नहीं बोला गया, लेकिन यहाँ पर बोला गया था कि ये जो पार्टी है आपकी सेंटर में जो बनी है वो कम से कम 543 सीटों में 350 सीटें जीती थी। ठीक है, ये भारत की पहली दूसरी ऐसी पार्टी थी जो इतनी बड़ी मात्रा में सीटें जीती थी। कौन सी, आपकी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब पूछा क्या गया है भाई, पूछा ये गया है कि एनडीए ने आखिर काम क्या क्या किया। ठीक है, तो काम जैसे कि इनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो इसमें यही बताना होता है, और इनके द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं वो बतानी होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसके ज़रिए क्या किया गया था, उज्ज्वला योजना के ज़रिए जो सिलेंडर वगैरह बांटे गए थे लोगों को, फिर जो गैस कनेक्शन के बिल दिए गए थे ये वो है, स्वच्छ भारत अभियान है, जनधन योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, ऐसी आयुष्मान भारत जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, देश बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और किसान फसल बीमा योजना। तो इस तरीके की जितनी भी योजनाएं वगैरह थी वो एनडीए की सरकार में ही चलाई गई थी, जिसमें ये आपका स्लोगन बना था आपका सबका साथ और सबका विकास। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, बेसिकली इस क्वेश्चन में यही करना होता है कि जब इनकी सरकार बनती है इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं वो आपको बताने होते हैं। ठीक है, तो एनडीए ने ये कार्य किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये सरकार जीत गई थी तो उनका तो स्लोगन ये था सबका साथ सबका विकास, कब 2014 में, लेकिन बाद में इसको चेंज करके क्या बना दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, तो ये 2019 की बात है आपकी, जिसमें मतलब ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। तो बस इसमें आप यही क्वेश्चन बताएंगे। इसमें मतलब मान लीजिए जो मैंने लिखा, अगर आपकी लैंग्वेज अगर हार्ड लग रही है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि लिखना क्या है, इसमें लिखना बस यही है कि सरकार कब कब हुई है। 2014 में ये एनडीए थर्ड, और फोर्थ वाला टर्म जो है आपका 2019 वाला बताएंगे आप। ठीक है, और मान लीजिए 1 मार्क क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि जो एनडीए थर्ड की जो सरकार बनी थी 2014 में वो क्या कहलाई थी, तो वो कहलाई थी आपका सरप्लस मेजोरिटी कॉलिशन। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं इसमें ये लिख सकते हैं, मतलब आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है, कि सरकार ने कार्य क्या किए थे अपने कार्यकाल के दौरान। ठीक है, कि द साउथ एशियन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपेंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ
डेमोक्रेसी। देखिए जो साउथ एशिया में अगर आप कंट्री देखते हैं, 8 जो कंट्री पड़ती है आपकी, यहाँ पर सभी में क्या आपको डेमोक्रेसी है। तो इसकी वजह से क्या है कि डेमोक्रेसी का विस्तार हुआ है, मतलब कि बाकी देशों के सामने एक मिसाल तय हुई है कि इन देशों में अगर डेमोक्रेसी रह सकती तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो इसी को बस एक्सप्लेन करना है। तो इसको मतलब एक्सप्लेन करने के हमारे पास 2 एग्जाम्पल देंगे हम। एक तो आपको देना है इंडिया का एग्जाम्पल और एक आपको देना है नेपाल का। ठीक है, इंडिया जो है आपका, इंडिया जो है पूरे विश्व में लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिस देश में मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। यहाँ पर के लोग जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, यानी कि डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर वो गरीब हो, सबकी अपनी अपनी एक अच्छी आइडियोलॉजी है, या फिर वो डेमोक्रेसी को पॉजिटिव वे में देखते हैं और उस तरीके से अपने देश को आगे चलाने का काम करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप साउथ एशिया में बात करते हैं तो अगर आप पाकिस्तान की कहानी जानते होंगे कि पहले पाकिस्तान में क्या था, मिलिट्री सिस्टम था, बाद में डेमोक्रेसी आ गया, तो अभी भी वहाँ पर डेमोक्रेसी है। ठीक इसी प्रकार से आपका जो बांग्लादेश है, यहाँ पर भी पहले क्या था आपका, ये मिलिट्री सिस्टम था, लेकिन बाद में वहाँ पर भी डेमोक्रेसी आ गया। ये आपका नेपाल जो है, नेपाल की भी कहानी है कि यहाँ पर भी राजा ज्ञानेंद्र थे, उनके बाद क्या हो गया, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज पड़ती हैं वहाँ पर किस तरीके से डेमोक्रेसी काम करती है, यहाँ क्या क्या लोगों की आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस घुमा के आ सकता है अगर आएगा तो, लेकिन आपको बताना बस इसमें यही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कि हाईलाइट द सेलेंट फीचर, यानी कि आपको ऐसे फीचर्स बताने हैं जो इंडो इजराइल रिलेशन को बताते हैं, यानी कि अभी के समय में इंडिया और इजराइली जो 2 देश हैं आपके, इनके बीच के रिलेशनशिप को बताना है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरी कि कभी भी अगर इंडिया का रिलेशन रसिया के साथ पूछ ले, अमेरिका के साथ पूछ ले, या फिर किसी भी देश के साथ पूछ ले, कोई सा भी रिलेशन, तो आपको ये 4 बातें लिख देनी है। क्या लिखनी है, देखिए पहला लिखना आपको डिफेंस पार्टनर, यानी कि मान लीजिए इसमें इसराइल का पूछा गया तो इसमें क्या लिखा मैंने कि इसराइल इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया आफ्टर रसिया। ठीक है, तो रसिया के बाद जो अगर दूसरा अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है तो वो क्या आपका इसराइल है। तो ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपका आ जाता है कि चाइना और इंडिया के रिलेशन बताओ, चाइना और इंडिया और यूएसए का रिलेशन बताओ, तो आपको सब में क्या करना है, सेम ही बातें लिखनी है, क्योंकि मतलब सभी देशों के जो रिलेशन होते हैं ना वो सेम ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए इसराइल में एक और चीज़ लिखी यहाँ पे कि द 2 नेशन हैव स्टार्टेड कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड लाइक कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड कंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कि इन सभी चीज़ों पे, सिक्योरिटी पे, डिफेंस पे, स्पेस पे, वाटर पे, एनर्जी पे, एग्रीकल्चर पे, जितना भी विकास वगैरह है दोनों देश मिलकर करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या यहाँ पे कि इन्होंने जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दैट इजराइल हैज़ ओपन अप कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो मान लीजिए हमारे यहाँ की खेती व्यवस्था है इसमें भी हमारा जो इजराइल है इसने बहुत साथ दिया है। आपको पता ही होगा कि इजराइल जो आपका देश है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देशों में आता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटा सा लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल देशों में आता है। तो सोचिए इसकी और इंडिया की अगर दोस्ती है तो इंडिया भी एक तरीके से पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब आपको इसमें बातें बताने। ऐसी यहाँ पे लिख रखा है वाटर हार्वेस्टिंग का, लिख रखा है कि वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो एन एरिया वेयर इजराइल स्टैंड आउट एज ए यूनिक पार्टनर ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे पानी को लेकर के पानी बचाते हैं जो हम, इसमें भी दोनों देश मिलकर काम करते हैं, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं, प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी बढ़ाते हैं दोनों देश आपस में मिलके। तो ऐसा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है इलेबोरेट द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हमें जो बतानी है वो न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताना है, जो इंडिया की अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी होती है। हर देश की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर के, तो इंडिया ने भी अपनी एक न्यूक्लियर पॉलिसी बना रखी है जिसके बारे में हमें बताना है। तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला जो चीज़ है यहाँ पर कि इंडिया ने जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई थी उसका जो मतलब मेन मकसद था वो था पीसफुल, यानी शांति के स्थापना के लिए इसने क्या बनाई थी, अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स इसने बनाए थे, और रिजॉल्व द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए थे। देखिए अब शांति की स्थापना बम बना के कैसे होगी, तो इसका उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक बंदूक है और एक सामने वाले के पास भी बंदूक है, तो वो बंदा आपको मारने से पहले डरेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास भी बंदूक है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने क्या बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए, क्योंकि सभी देशों के पास थे। अगर इंडिया के पास मान लीजिए नहीं होते तो इंडिया दब के रहता, और इंडिया अगर दब के रहता तो अपना विकास नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए इसने क्या किया, अपने लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए ताकि ये सभी देशों से ध्वंस के रूप में बात कर सके। दूसरा, इंडिया हैड कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। ये पहला जो इसने किया था 1974 में किया था, और दूसरा जो किया था 1998 में किया था, और ये जो दोनों जगह थी वो राजस्थान के पोखरण में हुई थी।
इसके साथ ही इंडिया जो है सपोर्ट करता है किसको, डिसआर्मामेंट को। डिसआर्मामेंट का होता है निशस्त्रीकरण, यानी कि अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण, ठीक है। तो इसने भले ही न्यूक्लियर बम्स बनाए हो, लेकिन ये इस पॉलिसी को भी मतलब सम्मान करता है कि हमें अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण रखना चाहिए, कम बनाने चाहिए, ठीक है। तीसरा है इसमें कि नो फर्स्ट यूज। देखिए कभी भी जो इंडिया है पहले इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी मतलब देश के ऊपर अपने न्यूक्लियस बॉम्ब को, इसने अपनी पॉलिसी में लिखा है। और मान लीजिए किसी देश ने इसके ऊपर इस्तेमाल कर भी दिया तो ये ऐसा नहीं है कि उसको झट से मार दिया, ये सोचेगा समझेगा उसके बाद मारेगा, ठीक है। तो ये इसकी पॉलिसी में एक अहम बात है जो कि अच्छी बात देखने को मिलती है कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल है वो इंडिया नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के देखा होगा तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दिए थे, तो उसने अपनी तरफ से गिरा दिए। ऐसा अगर मान लीजिए वहाँ पर इंडिया होता तो इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसी इसकी पॉलिसी में बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर एंड हैज़ फॉलो द हाई स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड रेगुलेशन, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये फॉलो भी करता है हाई स्टैंडर्ड सेफ्टी को और रेगुलेशन को भी अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो 4 नंबर में आपको ये किसी 4 तरीके से लिखने पड़ेंगे, जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है 4 पॉइंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि चाइना फॉलो इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी जस्टिफाई दिस ट्रीटमेंट विद 4 सुटेबल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। देखिए जो चाइना है आपका, चाइना की जो इकोनॉमी है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, लेकिन एक समय था जब ये बहुत पीछे था। लेकिन 1970 का एक ऐसा दौर आया जिस समय चाइना ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया वर्ल्ड लेवल पे, और ये बहुत ही जल्दी आगे आएगा अपनी इकोनॉमी को लेकर के। देखिए जैसे कि आपने शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा होगा, शॉक थेरेपी में क्या था, सभी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। लेकिन चाइना जो है कभी भी शॉक थेरेपी की तरफ नहीं गया, उसने स्टेप बाय स्टेप क्या उठे अपनी जो इकोनॉमी है उसको खोली। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिगेन इन 1982। इसने सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किया किसका, एग्रीकल्चर का 1982 में, ठीक है। और इसके बाद यानी कि 1998 में इसने प्राइवेटाइज किया किसको, इंडस्ट्रीज़ को। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप का किया, चीज़ों को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि मान लीजिए शॉक थेरेपी में क्या होता है, एक ही बार में सभी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, जो कि इसको फ़ायदा देखने को मिला। इसके अलावा इसने सेज बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके ज़रिए फॉरेन इन्वेस्टर जो थे उनको बोला कि आप हमारे देश में एक तरीके से जो एंटरप्राइज है वो आप पे सेटअप कर सकते हैं। दूसरे देशों को मौका दिया कि हमारे देश में आइए और वो व्यापार वगैरह कीजिए, कंपनी स्थापित कीजिए। और यही सब फ़ायदे थे जो देखने को मिला कि जो चाइना जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। इसके अलावा इसने अमेरिका से दोस्ती करी, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, और यही सब कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से जो चाइना की जो इकोनॉमी है 1970 के बाद बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आता है। 6 मार्क्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो 4 मार्क्स में आपको ये सब लिख देना है कि चाइना आखिर आगे कैसे बढ़ा। इसके अलावा चाइना ने अपनी मिलिट्री पे बहुत सारा पैसा खर्च किया, अपने लोगों पे बहुत सारा पैसा खर्च किया था, ठीक है। और हर चीज़ को एक तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया था, जिसकी वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है आज के समय बहुत ज़्यादा आगे है। एक समय ऐसा आएगा जब अमेरिका कुछ नहीं होगा चाइना के सामने, और चाइना बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो बना रखी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पुलिस एग्जाम में आने को, तो आप प्लीज़ वो देखिए वीडियो। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं अगर आप वही क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो आपको बुक वगैरह कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरी वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।